हो गया स्टार्ट। ठीक है, अब शांत हो जाओ। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एरर। ठीक है, इन्वर्टर एसी के अंदर सबसे ज्यादा आने वाला एरर कम्युनिकेशन एरर, जिसमें जब मशीन नई होती है तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, जब मशीन पुरानी हो जाती है तो वो रिजॉल्व होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। 1 साल चलने के बाद, 2 साल चलने के बाद उसमें एरर डायग्नोज नहीं हो पाता, तो हिट एंड ट्रायल होता है। तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप हैं, वो बताऊंगा। जब कभी भी आपको कम्युनिकेशन एरर मिलता है तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, क्या चेक करते हैं कम्युनिकेशन एरर में? वायरिंग और वायरिंग ठीक है। उसके बाद पीसीबी चेक कर लिया, बदल के देख लिया। मोटर जिप होती है जो रिएक्टर वगैरह, वो भी सही लगी हुई है। तो कम्युनिकेशन से सेंसर का कोई आता है रिलेशन? अगर सेंसर खराब होगा तो क्या कम्युनिकेशन आएगा? चलो सबसे पहले पॉइंट लिखो आप। सबसे पहला पॉइंट होता है जो हमें चेक करना होता है, वो है सीपीयू कोड। सीपीयू कोड सबसे पहला पॉइंट। अब ये सीपीयू कोड क्या होता है? सीपीयू कोड का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट बिल्ट यूनिट। क्या होता है? कंप्लीट बिल्ट यूनिट, सॉरी, हाँ, बिल्ट यूनिट। इसका मतलब होता है कि जो इंडोर और आउटडोर में जो प्रोग्रामिंग करी गई है वो सेम है या लैंग्वेज सेम है। अगर ये लैंग्वेज मैच नहीं करेगी तो मशीन में एरर आएगा। कभी कभी क्या होता है कि डीलर काउंटर से 1.5 टन की मशीन है, 1.5 टन का ही आउटडोर है, 1.5 टन की इंडोर है, बट मॉडल नंबर सेम है। मॉडल नंबर सेम है, सिर्फ फर्क इस बात का है कोड अलग अलग है, और वो मशीन चल जाती है कुछ दिन के लिए, और 6 महीने बाद पता चलता है कि मशीन में कम्युनिकेशन एरर आया और टेक्नीशियन जाके देखता है तो सीपीयू कोड मिसमैच है। अब सवाल आता है कि पहले क्यों चल गई, अभी क्यों एरर आ रहा है? तो जब तक उसको उसकी भाषा समझ में आ रही थी तब तक चल रही थी, और जैसे ही भाषा समझ में आनी बंद हो गई एरर आ गया, मेमोरी लॉस। ठीक है। तो जब कभी भी किसी भी नई मशीन में आप जाते हो और अगर उसमें एरर कोड आ रहा है तो सीपीयू कोड चेक करेंगे कम्युनिकेशन एरर में। ये सीपीयू कोड स्टार्ट होता है 450 से, आगे कोई भी डिजिट हो सकता है 1 2 3 4। ये आईडीयू इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का सेम होना चाहिए। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट का सेम होना चाहिए। अगर ये मिसमैच होगा तो मशीन में एरर आएगा। कोई सी भी पीसीबी बदल के देख लीजिए, मशीन में प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। अब कभी कभी आपके साथ में ये केस होगा कि थर्ड पार्टी कोई बाहर का इंस्टॉलर इंस्टॉल कर देगा मशीन को और उसमें सीपीयू कोड मिसमैच हो सकता है, क्योंकि डीलर सेल करेगा उस समय, जब सेल होता है तो समय जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डीलर होता है, वो ध्यान नहीं देता मशीनों में और मशीन चली जाती है। हाँ, स्टार्टिंग में 450 और आगे 4 डिजिट अलग होगा, आगे के जो 4 डिजिट होंगे ये अलग होंगे, लेकिन ये मिसमैच होने चाहिए। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 ही होना चाहिए यहाँ पर, ओके, ठीक है सर, बोलिए। जैसे मॉडल सेम है, हाँ, और सीपीयू कोड अलग है, इसका स्टार रेटिंग में फर्क है। हाँ, सीपीयू कोड अगर मैच करेगा तो चलेगा, सीपीयू कोड मिसमैच होगा तो नहीं चलेगा। स्टार रेटिंग से मतलब नहीं, स्टार रेटिंग तो स्टिकर ऊपर से लगता है, बट प्रोग्रामिंग एक ही होनी चाहिए। स्टार रेटिंग तो कोई सा भी लगा सकते हैं ना सर। एक चीज हमारे साथ एक प्रॉब्लम हुई थी कि दोनों के साथ रामगढ़ में इंडोर पहुंच गई, मोबाइल फोन पहुंच गए, वहां पहुंच गई इंडोर आउटडोर में 3 स्टार 5 स्टार, मेरे पास वही इंडोर 3 स्टार 5 स्टार, एक ही मशीन चल गई, एक ही नहीं चली, चल रही है, दोनों मशीनें चल रही है, ठीक है। तो भाषा समझ में आ रही है ना,
भाई ये वाइफ की तरह है, जब तक समझ में आ रहा है, और तलाक रोज थोड़ी ना होता है, शादी के बाद भी तलाक होता है और 2 साल के बाद भी तलाक होता है, समझ में आ रहा है? अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये दिक्कत आगे आएगी, हाँ जो आप बता रहे हैं, आ सकती है, अगर मिसमैच किया है तो 2 साल के बाद भी आएगी आएगी बच्चा आने वाली का। हाँ फिर क्या वो बताते हैं सोल्यूशन बताते हैं। उसका सॉल्यूशन क्योंकि हम तैयार हैं। अब कभी भी अगर ये इंडोर मिसमैच हो जाए और मशीन आपने इंस्टॉल कर दिया तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन एरर आएगा। आपने सब कुछ चेक कर लिया लेकिन प्रॉब्लम नहीं जो अगर ये आपको मिलता है तो अब क्या हो गया, आपको फॉल्ट तो मिल गया कि इंडोर मिसमैच है। अब इंडोर मिसमैच होने की वजह से गैस आपने खोल दिया, अब जब तक आउटडोर रन नहीं होगा तब तक आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, पंप डाउन नहीं कर सकते। और नई मशीन है, ना डीलर उसको बियर करेगा ना कस्टमर उसको बियर करेगा, आपकी गलती निकलेगी, आपको ये देखना चाहिए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में आपको डीलर काउंटर पे फोन करना है और जो आउटडोर के ऊपर सीबीयू कोड है उस कोड का इंडोर आपको मंगाना है, उस कोड का इंडोर आपको मंगाना है। और इंडोर को पाइपलाइन से कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ वायरिंग कनेक्ट करना है। सिर्फ क्या करना है, वायरिंग कनेक्ट करना है। वायरिंग कनेक्ट करके मशीन को चालू करेंगे और गैस को पंप डाउन करेंगे और मशीन को अलग कर लेंगे। और जब अलग कर लेंगे, अब कस्टमर का डिसीजन है कि वो कौन सा लगाना चाहता है, या डीलर से आप सजेस्ट कर लेंगे कौन सी मशीन को बिल करेगा, उसके हिसाब से आपको लगाना है। अब आता है आपका सवाल कि अगर ऐसा हो गया तो जिस मॉडल सीबीयू कोड के हिसाब से आपने आउटडोर लगाया हुआ है उसी के हिसाब से इंडोर की पीसीबी होनी चाहिए, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है सर, जैसे ये 2 साल बाद जब तलाक हो रहा है, हाँ, और सर एक बार स्टिकर में उसका आउटडोर पे हट जाता है और 2 साल बाद प्रॉब्लम आई वो, फिर कैसे करें उसको? तो आउटडोर की पीसीबी के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, हाँ, लगा होगा। उसके ऊपर उसका चेकसम लगा होता है, हाँ, सीबीयू लिखा होता है। सेम इंडोर के पीसीबी में भी एक स्टिकर लगा होता है, उस पे भी चेकसम लगा होता है, उसी के हिसाब से मैच करना होता है। सर 2 साल बाद क्या करें उसमें, करें क्या? भाई जो आउटडोर में पीसीबी लगी हुई है उसके हिसाब से इंडोर उस मॉडल के आउटडोर को सर्च करो, कौन सा मॉडल नंबर लिखा होगा ना, सुनिए मेरी बात, आउटडोर पे मॉडल नंबर लिखा होगा, सिस्टम में आप जाएंगे, मॉडल नंबर डालेंगे, उसमें कौन सी पीसीबी आ रही है, कौन सा कंट्रोलर आ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन आता है ना, उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आउटडोर का डिस्क्रिप्शन मैच करेंगे, उसके हिसाब से इंडोर की पीसीबी लगा देंगे। सर पीसीबी 6,500 रुपए की आउटडोर की, भाई लगानी पड़ेगी ना, गलती करिए तो लगानी पड़ेगी ना, कौन झेलेगा? गलती जैसे इसने कर दी भाई साहब ने, हाँ। तो कंपनी के बंदा उसके बाद में जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होगी। भाई कितने साल की वारंटी वाली है, WTA होगी ना 5 साल के अंदर, तो मतलब सर 1 साल वारंटी में थी, जिसका आज से तो 5 साल की वारंटी हुई तो कंपनी भी ये कर लेगी, 1 साल से ऊपर होगी तो कस्टमर को बोलो करने के लिए कि पीसीबी गई हुई है, खराब है, पीसीबी बदलनी पड़ेगी। जो बाहर का था दूसरा कस्टमर, उसको हमने ये चीज समझाई कि वो तैयार नहीं था कि नहीं मैंने तो लग दिया तेरे तो को लगे इंडोर और आउटडोर मिसमैच है, अब इसको चेंज करवा ले, बाद में तो वारंटी नहीं मिलेगी या फिर तो वो कस्टमर कहता है कि मेरे घर में अगर तो घुस गया तो मारूंगा, मतलब अगर मेरे घर में आईसी को हाथ लगा दिया तो घुस गया तो मारूंगा, तो पकड़ के भाई तो मिसमैच किसने किया ये बताओ? डीलर डीलर ने किया ना, तो आपको डीलर की कॉल है, डीलर मैनेज करेगा उसको। डीलर से चलो हमारी बात हो गई, हम तो हमारा काम ना सब गया, वो एक अलग में हो गया, दूसरे किसी के पास चलेगी, अब उसके पास भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, दोनों कस्टमर को हम जानते हैं। मेरी बात समझो, एक के पास गलती हो गई ना, वो इंडोर आप डीलर के वहां पहुंचवा देते, उसके जो सीबीयू कोड के हिसाब से थी वो इंडोर मंगवा लेते डीलर के वहां से, कस्टमर के वहां से मत चेंज कराते। वो करवा अब दोनों को फंसा दिया आपने, दोनों के लिए अब प्रॉब्लम होगी ना, जब प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है एक बार इसके वहां एक बार इसके वहां आएगी भी जरूर, अब वो बात के लिए पूछ रहा हूं कि मैं बात के लिए बताया तो जो इंडोर आउटडोर में पीसीबी लगी हुई है, ओनली पीसीबी चेंज होगी, पीसीबी तो है, कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है, बस सिर्फ पीसीबी चेंज करनी पड़ेगी। या इंडोर कर दो या आउटडोर कर दो, एक चीज करनी पड़ेगी भाई दोनों का चेकसम मैच करा देना, मशीन चालू हो जाएगी। इसीलिए कंपनी ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट सीबी कोड, ये इंस्टॉल करते समय आपको ध्यान रखना है। यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट वायरिंग, वायरिंग किस तरीके से होती है, हम इंडोर से लेके आउटडोर तक वायरिंग करते हैं।
हमारा टेक्नीशियन सिर्फ जो वायरिंग चेक करता है वो लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल और अर्थ ये चेक करता है बस, एंड टू एंड चेक नहीं करता। कभी कभी इंडोर पीसीबी के अंदर भी ड्राई होता है और या फिर थिम्बल निकला हुआ होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आता है। तो हमें जो चेक करना है वो सबसे पहले इंडोर पीसीबी से उसके कनेक्टर तक चेक करना है। ये एक सही तरीका है वायरिंग का कि सब कुछ एंड टू एंड कनेक्ट होना चाहिए। पहले कई एसी लगाए थे सर इन्वर्टर, उनके अंदर ट्रांसफार्मर के थिम्बल निकले हुए हैं। रिएक्टर एसी 2017 ऑन करते ऑन ही नहीं होता, पूरा यूनिट खोल के उसका वो थिम्बल लगाते आते हैं, वो अगले पॉइंट में आएगा। अभी अगर किसी टेक्नीशियन ने गलती से सिग्नल में अगर इसको मिसमैच कर दिया, यानी अगर मैं बात करूं ये सिग्नल को डाल दिया लाइन में और लाइन को डाल दिया सिग्नल में, तो पीसीबी शॉर्ट हो सकती है, शॉर्ट हो जाएगी पीसीबी आउटडोर, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी कनेक्शन करते हैं तो इसीलिए आउटडोर के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है कनेक्शन का, ठीक है। तो सही पोजीशन में होना चाहिए। ये अगर मिसमैच होगा तो दिक्कत आएगी। अब आता है ये तो नहीं, अब कभी कभी क्या होता है आप वायरिंग को एक्सटेंड करते हैं, पाइपलाइन को एक्सटेंड करते हैं, 3 मीटर से अगर ऊपर है तो आपको एक्सटेंड करने की जरूरत होती है। तो कोशिश करो कि जब एक्सटेंड कर रहे हो तो वायर जो डाल रहे हैं उसमें कोई ज्वाइंट न डाले, पूरा वायर एक साथ डालें, कोशिश ऐसी होनी चाहिए। बट कभी कभी कस्टमर नहीं बोलता कि ये तो 3 मीटर आया हुआ है, ये तो काम ले लो, और ये तो काम में ले लेंगे। अब टेक्नीशियन क्या करता है, वो ज्वाइंट मारता है। कैसा ज्वाइंट, जैसा देखो ये देखो लगा हुआ है किया हुआ है इस तरीके का। अभी तो इंडोर के अंदर है, लेकिन अगर ये आउटडोर बाहर की तरफ होगा तो इस पे हवा, पानी सब कुछ पड़ेगा। और कार्बन की एक खासियत होती है, जब वो हवा के साथ मिलता है तो उसके साथ ऑक्सीडेशन होता है और इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। अब जब कांटेक्ट लूज होगा तो इंडोर से आउटडोर के लिए जो सप्लाई जाती है, जो डीसी वोल्टेज जा रही है, वहां से निकल रही है 24 वोल्ट, यहां पहुंच रही है 4 वोल्ट, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, मशीन में एरर आएगा। आप चेक करोगे, आपको क्वांटिटी बताएगा, आपको दिखेगा वायरिंग ओके है। बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, इंडोर बदल दिया, आउटडोर बदल दिया, उसका जब वायरिंग बदला तब मशीन चालू हुई, होता है ऐसा। तो हमेशा याद रखो, अगर कोई भी ज्वाइंट लगा रहे हो तो इस तरीके का ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। आपको ज्वाइंट लगाना है सोल्डरिंग आयरन से। किससे? सोल्डरिंग आयरन से। जब सोल्डरिंग आयरन से ज्वाइंट लगाएंगे तो उसके अंदर कार्बन नहीं आएगा, प्लस लूज नहीं होगा, चाहे जितना खींचिए कुछ भी कीजिए टूटेगा नहीं। पहले भी एसी लगेंगे ना, अगर पाइप 10 फीट लग रहा है तो उसमें वायर का जॉइंट आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, कोशिश ये करो कि इंडोर से आउटडोर के बीच में जो वायरिंग डाल रहे हैं उसमें ज्वाइंट ना हो। कस्टमर को पहले मेरी बात समझिए, कस्टमर को समझाइए कि अभी तो एसी चल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब इसके अंदर कोरेजन आएगा तो मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप पूरा कंप्लीट वायरिंग डालिए। अगर कस्टमर नहीं मानता है और आपको बोलता है नहीं जी इसमें आप ज्वाइंट लगा दो, कोई नहीं मैं देख लूंगा, तो उस केस में आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप सोल्डरिंग आयरन से ज्वाइंट लगाइए, जिससे कि आगे चल के समस्या ना आए। लेकिन हम अपना काम बढ़ाना नहीं चाहते ना, क्या करें, क्यों लगाएं जी ज्वाइंट आगे। जैसे पहले बोलते थे ना, जो बिना इन्वर्टर के आते थे, गंदी नाली या गंदी कोई जगह है तो वहां सेम इन्वर्टर। हां, ऑक्सीडेशन तो हो गई। अगर कहीं पर नाला है, कहीं ड्रेनेज है, तो वहां पर गैसेस जनरेट होती है, वो जहां पर भी क्या कॉपर होगा वहां उसका इंपैक्ट छोड़ेगी, वो हर जगह अवेलेबल है। वो है सर, इसका सॉल्यूशन क्या है? किसके लिए? उसके लिए एक पेंट आता है सर, सब लिकर पेंट। लिकर पेंट क्या करता है, जो गैस की इंटेंसिटी होती है, जो कॉइल की लाइफ होती है ना, उसको बस खत्म नहीं करता है, बस बढ़ा देता है कॉइल की लाइफ को। जहां पर आपने ये मशीन इंस्टॉल करी है वहां पर अगर कोई ड्रेनेज है, कोई नाला है, और आप अगर 2 महीने 3 महीने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर लिकर पेंट लगा दिया तो हो सकता है वो 8 महीने या 10 महीने चलेगा। सिल्वर कलर का है ना वो? नहीं, वो लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट, पूरा दिखता है, पूरा लेकर पेंट। कभी कभी नई मशीन देखो तो उसमें लगा हुआ आता है, शाइनिंग रहती है ना जॉइंट्स पे, वो पूरा लिक्विड होता है। ऐसा बोलते हैं कि लिक्विड होता है जो गैस के साथ डाला जाता है। नहीं, अभी फिलहाल
ऐसा कोई आइडिया नहीं कि गैस के साथ में कोई लिक्विड और डाल। सर इसी में एक प्रॉब्लम सुनी थी, अगर मशीन को प्रॉपर तरीके से वैक्यूम कर दिया तो वो लीकेज जल्दी से नहीं होगा। अगर 8410 नंबर है तो जाहिर सी बात है कि मशीन में अगर आपने वैक्यूम प्रॉपर कर दिया तो मशीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हेड प्रेशर बढ़ाएगा नहीं, गैस का प्रेशर बढ़ाएगा नहीं, तो मशीन में वैसे भी लीकेज कम होगा। आपको पता है जो पहले रेडिएटर टाइप कंडेंसर या पीएफसी कॉइल जिसको हम बोलते हैं, पैरेलल फ्लो कंडेंसर जो चलते थे एल्युमिनियम के, वो क्यों फेल हुए इंडिया में? अदर कंट्रीज में चल रहे हैं, इंडिया में फेल हुए क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी मशीन इंस्टॉल होती थी विदाउट वैक्यूम इंस्टॉल होती थी और उसके अंदर ऑक्सीजन रहता था और ऑक्सीजन जैसे ही वो चलती थी तो जहां पर भी वीक पॉइंट होता था उसको लीकेज कर देता था। जिस मशीन में आप वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करते थे वो अभी भी मशीनें चल रही हैं, उसमें अभी भी लीकेज नहीं हुआ है। जो विदाउट वैक्यूम इंस्टॉल हुई है वो लीकेज हो गई है सारी, है या नहीं ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेशर रहेगा वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट छोड़ेगा। एल्युमिनियम। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वायरिंग। वायरिंग कभी भी ज्वाइंट लगाते हैं तो सोल्डिंग आयरन से लगाना है। अगला पॉइंट आता है रिएक्टर। आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर के पास में एक रिएक्टर लगा होता है जिसको आप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो ट्रांसफार्मर नहीं होता है, वो ओनली क्या होता है? रिएक्टर। वो डीसी वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है, नॉइज को कैंसिल करने का काम करता है। ठीक है, तो रिएक्टर को चेक करना है आपको। रिएक्टर में कोई तार नहीं निकला हुआ होना चाहिए और बजर बजना चाहिए रिएक्टर। ठीक है, बजर बजना चाहिए, शॉर्ट ही होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन नहीं होना, हाँ उसकी बात। बजर बजना चाहिए, ओपन नहीं। अगर ओपन होगा तो खराब है, बजर बजना चाहिए उसमें। अच्छा कंटिन्यूटी, रिएक्टर में कंटिन्यूटी आनी चाहिए। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हम बात करें तो चौथे पॉइंट में सप्लाई वोल्टेज क्या हम चेक करेंगे? सप्लाई वोल्टेज कितनी आ रही कितनी नहीं आ रही। अब ये सप्लाई वोल्टेज क्या होता है, कैसे चेक करेंगे? ये पॉइंट आपके सामने दिए हुए ऐसे ही होता है इंडोर से आउटडोर के बीच में। तो सबसे पहले एसी वोल्टेज हम चेक करते हैं। इंडोर सबसे पहले लाइन एंड न्यूट्रल में जो भी कस्टमर के घर पे वोल्टेज आ रही होगी, मान लेते हैं 220 वोल्ट एसी आता है, तो ये वोल्टेज आनी चाहिए तभी आउटडोर पे पीसीबी ऑन होगी। अगर इंडोर से रिले आउट नहीं करेगा तब भी प्रॉब्लम है, तब भी कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। देन फिर आता है डीसी वोल्टेज चेक करना हमें। पहले एसी चेक किया लाइन एंड न्यूट्रल पे, अब जो भी वोल्टेज हम चेक करेंगे वो डीसी चेक करेंगे। ये चेक करेंगे हम न्यूट्रल एंड सिग्नल पे। जब यहां पर चेक करोगे तो यहां पर आपको 3 सिचुएशन मिलेगी। 3 सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है क्या खराब है। पहली ओके सिचुएशन, अगर आपको यहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, अप डाउन हो रही है, तीनों में तो ये सही है। तीनों में नहीं, न्यूट्रल एंड सिग्नल में, डीसी में ओके। अगर ये फ्लक्चुएट हो रही है 2 4 6 -2 4 6 24 27 28 ऐसे करके हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मतलब कि ये सही है। कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में, बातचीत हो रही है। अगर आपको 0 वोल्ट मिलता है, यस डबल है। क्योंकि अभी कनेक्ट पोजीशन में हम चेक कर रहे हैं ना, मशीन कनेक्ट है। अगर 0 वोल्ट मिलता है तो यहां डाउट है दोनों पीसीबी पे। सर ये अप एंड डाउन नहीं कर रहा और एक जगह स्टेबल है तो भी डाउट है। बता रहा हूं 0 वोल्ट मिल रहा है तो या तो इंडोर पीसीबी शॉर्ट हो सकती है या आउटडोर पीसीबी शॉर्ट हो सकती है। शॉर्टिंग होने पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। डीसी के अंदर खासियत क्या होती है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, एसी में एंपियर बढ़ाता है, शॉर्ट वायरिंग शॉर्ट कर देगा। लेकिन डीसी के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। जितनी भी वोल्टेज आ रही होगी, अगर डीसी आपने पॉजिटिव निगेटिव दिया तो वोल्टेज 0 हो जाती है। ठीक है, तो जब ये वोल्टेज 0 हो गई तो अब आपको कंफर्म करना है इंडोर की पीसीबी खराब है, आउटडोर की पीसीबी खराब है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आउटडोर पे चेक करते हो, इंडोर पे चेक करते हो सप्लाई? दोनों पे करते हैं। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिग्नल का वायर हटा देंगे।
ठीक है जी। फिर हम न्यूट्रल और जो हटाए गए सिग्नल पॉइंट पे चेक करेंगे। यहां पर अगर आपको फिक्स वोल्टेज मिलती है, क्या मिलती है? फिक्स, ये 24 हो सकती है, 68 हो सकती है, 102 हो सकती है, मॉडल वाइज अलग अलग होती है। डीसी अगर ये फिक्स मिल रहा है तो मतलब इंडोर की पीसीबी ओके है, आउटडोर की पीसीबी का प्रॉब्लम है। तो दोबारा बताना सर, 1 मिनट नोट कर। फिर से समझिएगा, आपने न्यूट्रल सिग्नल पे चेक किया, फ्लक्चुएट हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रही, कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने चेक किया 0 वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई पीसीबी शॉर्ट है। अगर आप सिग्नल का वायर हटा देते हैं और 0 वोल्ट मिलता है तो इंडोर की पीसीबी खराब है, और अगर फिक्स वोल्टेज मिलता है तो आउटडोर की पीसीबी खराब है। इसको हम प्रैक्टिकल लाइव करके देखेंगे अभी, ठीक है। हम हाँ एस वायर पॉइंट से हटा दिया वायर। अब जो हटा रखा है उस वायर में पिन लगाएंगे और न्यूट्रल वाले उस पर पिन लगाएंगे। अच्छा, वायर जो हटा है उसमें लगाना है। कॉमन से दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। डीसी के लिए एसी। अब ये अगर आपको मिल रहा है तो मतलब यहां से फॉल्ट मिल जाएगा पीसीबीज का। अगर ये सब ओके मिल रहा है आपको और फिर भी मशीन में कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, तो अगला स्टेप क्या है? 5वां स्टेप है बीएलडीसी मोटर। अगर यूनिट में बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बीएलडीसी मोटर। इसको मिटा देता हूं। अब बीएलडीसी मोटर की खासियत क्या होती है? बीएलडीसी मोटर जो ऑपरेट होती है वो 285 से 310 वोल्ट के बीच में ऑपरेट होती है। और अगर सर्किट में बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है और बीएलडीसी का एरर जो होता है वो कुछ टाइम के बाद आता है, जैसे अभी देख रहे हैं आप 7 मिनट 8 मिनट के बाद आ रहा है, क्योंकि 3 बार अटेम्प्ट करती है उसके बाद कंफर्म करती है एरर को। लेकिन उससे पहले कम्युनिकेशन एरर आ जाता है। यदि बीएलडीसी मोटर शॉर्ट होगी तब भी कम्युनिकेशन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये शॉर्टिंग करेगा तो यहां पर वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, यहां पर वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, तो दोनों में बातचीत नहीं होगी, और जब बातचीत नहीं होगी तो कम्युनिकेशन एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जो डीसी वोल्टेज जा रहे थे वो जा ही नहीं रहे। तो उस केस में हमें क्या करना है? बीएलडीसी का कनेक्टर बाहर करना है और यूनिट को चालू करना है। अगर कम्युनिकेशन एरर नहीं आता है, जैसे कम्युनिकेशन नहीं चालू हो रही ना मशीन, बीएलडीसी हटाने से, बीएलडीसी हटा देंगे मशीन चालू हो जाएगी। बीएलडीसी मोटर का एरर आता है तो बीएलडीसी मोटर खराब नहीं आता, तो ठीक है। तो बीएलडीसी मोटर के खराब होने से भी कम्युनिकेशन एरर आता है। अभी तक ये नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे मॉडलों में बीएलडीसी नहीं आ रही थी, सारी पीजी मोटर आ रही थी। लेकिन कुछ अदर कंपनी जैसे एलजी है, सैमसंग, ये बीएलडीसी दे रही थी, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती थी। बीएलडीसी मोटर शॉर्ट होने की वजह से कम्युनिकेशन एरर आता था। इंडोर पीसीबी मोटर दोनों चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मोटर खराब होने से पीसीबी उड़ जाती है। छठा, ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे छठा पॉइंट। बहुत जगह पर ऐसा देखा गया है, जैसे अभी मेरे पास में एमपी में और बिहार में 2 जगह पर कुछ केसेस आए हैं जहां पर कंप्रेसर का डिस्चार्ज सेंसर माल फंक्शनिंग करता है, वहां पर भी कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। मतलब पीसीबी को कुछ भी फीडबैक दे रहा है, गलत फीडबैक दे रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा कर दे रहा है, तो उस केस में वो क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन उधर देने नहीं दे रहा है, ड्रॉप कर दे रहा है वोल्टेज को कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो इस केस में भी डिस्चार्ज सेंसर आपको चेक करना है, डिस्चार्ज सेंसर बदल के देख लेंगे। ये 50 किलो ओम का होता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर चेक करेंगे तो ये 50, ये 6 पॉइंट आप चेक करेंगे, इन 6 पॉइंट में से आपको कोई एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। डिस्चार्ज सेंसर अगर शॉर्ट होगा, जैसे डिस्चार्ज सेंसर अगर माल फंक्शनिंग कर रहा होगा तो मशीन में एरर आएगा, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल चेक करेंगे। अभी मशीन चालू कर दिया हम लोग, कम्युनिकेशन पहले लाइन और न्यूट्रल चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम डालते हैं एसी पे, न्यूट्रल और लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो कितना आ रहा है?
246 ठीक है। उसके बाद में हम चेक करेंगे एसी। अगर हाँ सॉरी डीसी, अगर फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तो ये अप डाउन करना चाहिए सिग्नल और न्यूट्रल के बीच में। हो रहा है फ्लक्चुएशन? अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब फ्लक्चुएशन हो रहा है। लेकिन अगर ये वोल्टेज जीरो मिलती है, अगर ये वोल्टेज जीरो मिलती है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्नल का वायर आउट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? सिग्नल का वायर आउट करते हैं। आउट कर दिया सिग्नल का वायर। अब चेक करेंगे कि इंडोर से प्रॉब्लम है या आउटडोर से प्रॉब्लम है। तो फिर हम डीसी में ही चेक करेंगे। हटा दिया इस पॉइंट, तो यहाँ कुछ फिक्स वोल्टेज आना चाहिए। आ गया? 23 पर आ गया। अगर ऐसा आ रहा है तो मतलब ओके, इंडोर की पीसीबी ने सप्लाई दे दी, इंडोर की पीसीबी ओके है। अब आउटडोर के सिग्नल पे चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, फिक्स आ रहा है ओके, क्योंकि आउटडोर भी सिग्नल दे रहा है। ठीक है, पलट के देख लेंगे तो ये फिक्स आएगी वैल्यू कोई भी। हाँ जो भी आएगी आ रही है। अगर ऐसा मिल रहा है तो मतलब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। जिसका कम्युनिकेशन नहीं आएगा वो जीरो रहेगा। तो एक बार में पीसीबी क्लियर हो जाएगी। उसका एक मिनट सिग्नल निकाल के देखें वहां से। हाँ ये हटा दिए ना, अब सिग्नल वहां से आप हटा दो तो जीरो हो जाएगा। ऊपर वाले कैसे चेक करेंगे सर? ये तो नीचे वाले की होगी बारीकी। ये तो दोनों हो गई ना। ये चेक कर लिया हमने आउटडोर की सिग्नल, अब ये चेक कर लिया इंडोर के सिग्नल। ऊपर वाला ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। ठीक, दोनों हो गए ना। ठीक है, यहाँ से कर लो चाहे वहाँ से कर लो। ये हमने इंडोर से खोल, यही चीज हम आउटडोर से भी कर सकते हैं। दोनों वहाँ से चेक हो जाए।